वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट 7 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक बिल्कुल देख सकते हैं। उन्हें जरूर देख लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि आपके अपकमिंग सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रॉम केमिस्ट्री उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर देखने मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। फाइनली स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। तो मोस्ट एबंडेंट मेटल जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है? वो है एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल ध्यान रखना, काफी बार जो है ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। रेलवे का जो है ग्रुप डी होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अलग अलग सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम होने वाले हैं। तो इनके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ। तो जर्मन सिल्वर बेसिकली जो है ये कौन से मेटल का जो है ये एलॉय है? तो अगर हम यहाँ पे देखें जर्मन सिल्वर बेसिकली कॉपर, जिंक एंड निकल, इसका जो है बेसिकली ये एलॉय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3, कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हमने कवर अप किया है। यहाँ पे आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन और कुछ यूनिक क्वेश्चन हम आपको कवर अप कराएंगे, ताकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे यही जो है पैटर्न फॉलो अप किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन है और कुछ जो है ऐसे यूनिक क्वेश्चंस को भी डाला जा रहा है, ताकि जो है थोड़ा सा आप सोचें कि ये कहाँ से जो है इस टॉपिक को लिया गया है। इस वजह से जो है उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको हम यहाँ पे कवर अप कराएंगे। ये पार्ट 7 है। अब लगातार जो है वीडियोस आने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 8 आपको कल मिल जाएगा, फिर पार्ट 9, पार्ट 10 इसी तरह आते रहेगा। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे लाइफ साइंस या कह लीजिए बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर जो है फिजिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो रेगुलरली आप वीडियो आते रहेगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग नोबेल गैस इज रेडियो एक्टिव। तो इनमें से कौन सा नोबेल गैस बेसिकली रेडियो एक्टिव है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। हीलियम, नियॉन, रेडन, आर्गन। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये है रेडॉन। रेडॉन बेसिकली हम कह सकते हैं ये नोबेल गैस बेसिकली रेडियो एक्टिव जो है ये है। बेसिकली रेडॉन कैसे प्रोड्यूस होता है अगर हम देखें तो रेडॉन इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डीके से जो है रेडॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए भी है, एक रिसर्च जरूर करना, हीलियम रेडियो एक्टिव है या नहीं है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमें, ठीक है? इतना रिसर्च जरूर कर लेना, ज्यादातर ऑप्शंस में यही रहते हैं। इसका सही जवाब जो है ये रेडॉन है। रेडॉन बेसिकली नोबेल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये जो है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डीके से जो है ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन हीलियम रेडियो एक्टिव है या नहीं है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। तो देखिए ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रेलवे का एग्जाम हो गया, जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी रेलवे ग्रुप डी हो गया, सीबीटी 2 हो गया, एनटीपीसी का, या कोई भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं आगे चल के आप, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाला है, तो इस तरह के यूनिक क्वेश्चंस वहां पे डाले जा रहे हैं आजकल, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जो है इस तरह क्वेश्चंस को भी हम आपको जरूर कवर अप करा देंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बेसिकली बेरिटा वाटर बेसिकली कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते थे, जैसे यूपीएससी की तरह के एग्जाम में आते थे, स्टेट पीएससी के एग्जाम में आते थे। आजकल जो है इसे जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन को डाल दिया गया है, ठीक है? तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली बेरिटा वाटर से कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बेसिकली बैरिटा भी कहा जाता है, ठीक है? बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बैरिटा भी कहा जाता है, BARYTA, बैरिटा भी इसे बेसिकली कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच मेटल हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कौन सा इनमें से मेटल का जो है लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? तो ये है मर्क्यूरी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना। तो मर्क्यूरी जो है इसका जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अच्छा, पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार बना है, तो ये ध्यान रखना। क्लोरीन जो है ना इसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो ये क्वेश्चन भी बना है, ध्यान रखना। when sulfuric acid is poured over iron metal which gas will be formed। तो देखिए मेटल और एसिड जब भी रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होता है। ये जरूर ध्यान रखना। एसिड, ये रखना है एसिड प्लस अगर हम मेटल करते हैं तो यहाँ पे क्या जो है, यहाँ पे बेसिकली कौन सा गैस बेसिकली रिलीज होगा? तो हाइड्रोजन गैस बेसिकली रिलीज होगा प्लस सॉल्ट।
तो ये बस आपको याद रखना है। यहाँ पे अलग अलग एसिड भी कभी कभी डाल दिया जाता है, नाम डाल दिया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, आयरन मेटल दिया गया है। अगर इन दोनों को जो है अगर हम मिक्स करेंगे तो कौन सा गैस जो है इवॉल्व होगा, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो क्वेश्चन किसी तरह भी ट्विस्ट किया जाए, ये बेसिक अगर आपको पता है कि एसिड और अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट निकल के आता है, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होता है। इतना अगर आपको ये बेसिक पता है ना, तो कोई भी यहाँ पे एसिड दिया हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाए और आयरन मेटल की जगह अगर यहाँ पे कॉपर भी दे दिया जाए, तो भी वही सेम ही जो है रिजल्ट होगा, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व होगा। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। तो वनस्पति घी बेसिकली जो है इसे मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान जो है कैटलिस्ट के तौर पे इनमें से किसे यूज़ किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे निकल को यूज़ किया जाता है एज कैटलिस्ट। वनस्पति घी जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, बेसिकली निकल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बेसिकली अगर हम देखें वेजिटेबल ऑयल जो है, वनस्पति घी बेसिकली हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल के प्रेजेंस में जो है अगर हम निकल कैटलिस्ट को अगर यूज़ करेंगे तो निकल कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है, ये बेसिकली अनसैचुरेटेड सॉल्ट को जो अनसैचुरेटेड फैट्स को जो है ये सैचुरेटेड फैट में जो है कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से जो है निकल को यूज़ किया जाता है। वनस्पति घी बेसिकली वनस्पति वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है, तो उस दौरान जो है निकल को अगर कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाए तो ये अनसैचुरेटेड फैट को जो है सैचुरेटेड फैट में जो है कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद जो है वनस्पति घी जो है ये मैन्युफैक्चर हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल लाइफ से जो है ये क्वेश्चन है। तो नेल पॉलिश रिमूवर बहुत सारे जो है हाउस होल्ड में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे जो है लड़कियां ये यूज़ करती हैं। तो नेल पॉलिश रिमूवर बेसिकली इनमें से कौन सा जो है प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ऑप्शन में प्रोपानॉन भी मिल सकता है या फिर एसीटोन भी मिल सकता है। ज़्यादातर जो है ऑप्शन में एसीटोन रहता है, तो ये ध्यान रखना एसीटोन इसका सही जवाब होगा या फिर प्रोपानॉन जो है इसका सही जवाब है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो नेल पॉलिश रिमूवर में बेसिकली एसीटोन होता है या फिर ऑप्शन में एसीटोन नहीं हो तो ध्यान रखना प्रोपानॉन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। तो प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में बेसिकली कौन सा जो है पॉलीमर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है ये यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो भी प्लास्टिक क्रॉकरीज होते हैं, जो भी आजकल बनाए जाते हैं, उससे प्लेट्स बनाए जाते हैं, उससे बॉल्स बनाए जाते हैं, तो वो बेसिकली मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये पॉलीमर को यूज़ किया जाता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है ये पॉलीमर को बेसिकली यूज़ किया जाता है, इसे काम में लिया जाता है। विच ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओर देख लेना, कौन से ओर से कौन सा मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार बना है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना डोलोमाइट जो है यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों को जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस ओर से। तो ये जरूर देख लेना ओर और उनमें से कौन सा जो है मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं वो इनमें से कौन सा रेज बेसिकली इमिट करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी लिया गया है। तो ये बेसिकली अल्फा बीटा और गामा रेज बेसिकली ये जो है ये रिलीज करते हैं, ये इमिट करते हैं, इसी वजह से जो है इन्हें रेडियो एक्टिव जो है कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अल्फा बीटा और गामा रेज खास करके ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये होते हैं। कैडमियम पॉइजनिंग में रिजल्ट टू हुई डिजीज। तो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से जो है इनमें से कौन सा डिजीज होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 इतेई डिजीज जो है ये नाम कहाँ से आया, बेसिकली जापान के एक पर्टिकुलर रीजन में जो है ये डिजीज बहुत ज़्यादा फैल गया था कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से। वाटर में जो है कैडमियम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो है ये डिजीज बहुत ज़्यादा फैल गया था एक पर्टिकुलर रीजन में जापान का, जिसके बाद से जो है ये नाम दिया गया है इसका, इतेई जो है डिजीज दिया गया। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो जॉइंट्स होता है ना उसमें जो है पेन होता है। बेसिकली ये जो बोन्स है हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं उसे जो है ये सॉफ्टन कर देता है और किडनी फेल्योर भी इसके वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार बना है, ध्यान रखना कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो इतेई डिजीज जो है ये होता है और ये इंपैक्ट करता है बेसिकली इतेई डिजीज। इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है लाइफ साइंस या फिर कह लीजिए बायोलॉजी में, इसके वजह से जो है ये कौन से बॉडी पार्ट को इंपैक्ट करता है, तो ये बेसिकली जॉइंट्स को इंपैक्ट करता है, खास करके बोन्स को और जॉइंट्स को जो है ये इंपैक्ट करता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। तो मेटल ऑफ फ्यूचर इनमें से किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम जो है इसे कहा जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर। टाइटेनियम जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसके साथ साथ इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा
जो है ये स्ट्रांग है, ठीक है, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके साथ साथ ये जो है इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से जो है इसे मेटल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। इसे एयरप्लेन्स में भी आजकल यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ इसे और एक नाम से जाना जाता है, वंडर मटेरियल से के नाम से भी जाना जाता है या फिर वंडर मेटल के नाम से भी इसे जाना जाता है टाइटेनियम को। फर्स्ट मेटलॉइड इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेटलॉइड कौन सा है, तो फर्स्ट मेटलॉइड जो है ये है बोरोन, जो है ये फर्स्ट मेटलॉइड है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे कवर अप इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड मेटलॉइड्स कौन सा है, इस तरह आप जो है रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट मेटलॉइड पूछा जा रहा है पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट मेटलॉइड कौन सा है, तो ये है बोरोन। इसी तरह सेकंड थर्ड ये बिल्कुल आप ध्यान रखना क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोसिव इन माइंस ऑकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, तो यहाँ पे जो है माइंस में जो एक्सप्लोजन होता है ये बेसिकली किस वजह से होता है, इनमें से कौन सा जो है ये गैस बेसिकली मिक्स हो जाता है जिसके वजह से जो है एक्सप्लोजन होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है मीथेन, ठीक है, मीथेन विथ एयर। मीथेन जब एयर के कांटेक्ट में आ जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बहुत सारे जो है अगर इंटरनेट में भी आप इसे सर्च करते हैं इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा, आप जरूर पढ़ सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो मीथेन जब एयर के साथ मिक्स हो जाता है यहाँ पे माइंस के अंदर खास करके अगर हम देखें तो मीथेन एक्सप्लोजन बेसिकली यहाँ पे होता है। मीथेन गैस क्या होता है, ये बेसिकली जब यहाँ पे मान लीजिए मीथेन गैस जब एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गैस जो है ये बाहर तो नहीं निकल सकता, माइंस एक जो है ये पूरा एक क्लोज एरिया होता है जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है और उसके बाद जो है मीथेन एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पे ये डाइल्यूट भी नहीं हो सकता है क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर जो है ये एक माइन के अंदर बहुत ज़्यादा एयर तो नहीं होगा, एक ओपन स्पेस मान लीजिए एक फील्ड में तो वहाँ पे तो हवा हरदम बहती रहती है तो वहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट एयर रहता है, लेकिन माइंस के अंदर तो उतना ज़्यादा एयर होता नहीं है तो यहाँ पे डाइल्यूट भी नहीं हो पाता है मीथेन और इसके साथ साथ जो है ये प्रेशर बिल्डअप हो जाता है क्योंकि एक क्लोज एरिया रहता है जिसके वजह से जो है ये माइन में एक्सप्लोजन होता है मीथेन के वजह से। मीथेन गैस जब मिक्स हो जाता है एयर में तो इसके वजह से ये होता है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया कि बेसिकली क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने मिलेंगे, या तो रिएक्शन दे दिया जाएगा या फिर ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, तो इथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, इथेनॉल का फॉर्मूला जो है ये है C2H5OH, ठीक है। अब हम इसे किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट इसका क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें इथेनॉल जो है अगर हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा C2H5, ठीक है, ONA प्लस हाफ H2, ये बेसिकली बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो गैस इवॉल्व होगा ये होगा हाइड्रोजन। तो इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, रिएक्शंस जरूर देख लेना, इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस बिल्कुल देख लेना जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। इथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस बेसिकली यहाँ पे लिबरेट होता है। हो सके तो इस रिएक्शन को भी नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, व्हिच एसिड इज स्टोर्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो लेड स्टोरेज बैटरी बेसिकली इसमें कौन सा एसिड जो है ये स्टोर्ड रहता है। तो बैटरीज के रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ हैं एक टॉपिक स्पेसिफिकली उसके लिए है केमिस्ट्री में, जरूर पढ़ के जाना, वहाँ पे भी पूछा जाता है पॉजिटिव को क्या कहते हैं, नेगेटिव को क्या कहते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी, अलग अलग जितने भी बैटरीज हैं वो जरूर देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनेगा। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको जरूर देखने मिल सकता है। तो लीड स्टोरेज बैटरी में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्टोर्ड रहता है। और यहाँ पे अगर हम देखें लीड स्टोरेज बैटरी और बेसिकली स्टोरेज बैटरी, ये अगर लीड स्टोरेज बैटरी नहीं भी दिया हो, सिर्फ अगर स्टोरेज बैटरी ही पूछा जाए तब भी वहाँ पे भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्टोर्ड होता है, उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड को जो है यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है ये कौन से रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रेलवे में रिपीट हुआ है, आगे चल के और भी जगह में रिपीट जो है आपको देखने मिल सकता है, रेलवे का और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं होने वाले हैं सॉरी, तो वहाँ पे भी आपको देखने मिल सकता है, एसएससी के एग्जाम में देखने मिल सकता है। याद रखना हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं ये हरदम जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से जो है ये फॉर्म करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के वजह से जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बेसिकली फॉर्म करते हैं। और इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए क्या बेसिकली यूज़ किया जाता है, टू सॉल्युबल सॉल्ट्स को जो है यहाँ पे इसका ज़रूरत होता है। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स नीड टू रिएक्ट टुगेदर इन ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तब यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है ये प्रोड्यूस होता है। सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। जब ये रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट प्लस जो है सिल्वर क्लोराइड ये बेसिकली जनरेट होता है। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये जरूर आप बिल्कुल देख लेना, एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड दोनों ही जो है सॉल्युबल सॉल्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में आएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस
सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे जो है ये इनसॉल्युबल जो है ये सॉल्ट है। तो ये जरूर ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो है ये होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे मिस कर रहे हैं। हमने रिसेंटली स्टैटिक जीके का 100+ टॉपिक का जो है ये बुकलेट लॉन्च किया है। यहाँ पे ये सारे जो है हमने टॉपिक कवर अप किया है, टोटल 105 जो है हमने टॉपिक यहाँ पे कवर अप किया है। इस बुकलेट को बिल्कुल आप ले सकते हैं, ये इंग्लिश में है, ध्यान रखना। लेने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाना है, आपको लिंक में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं लिंक में, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप बाय करने के बाद आपको क्या करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप 109 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद जो है आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो है स्टैटिक जीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस वजह से जो है लो कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है स्टैटिक जीके का बुकलेट एटलीस्ट ले सके। और स्टैटिक जीके में जो यहाँ से इस सारे टॉपिक से, कॉमन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से जो है ये पढ़ के अच्छा से जो है यहाँ पे 7 से 8 नंबर तो वहाँ बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे का कोई भी ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीटी 2, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, या सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम देने वाले हैं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये बुकलेट। ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही उसके बाद आप 109 रुपीज़ पे करते हैं, याद रखना अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड कर लिया उसके बाद बिल्कुल ये फाइल आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि मेल आईडी गलत भर देता है, जिसके बाद उनका जो है यहाँ पे फाइल नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, मेल आईडी सही भरना जब भी आप ये बुकलेट ले रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाना है आपको और अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हैं, याद रखना आपको डाउनलोड कर लेना, अपना मेल आईडी खोलना है, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। पूरा बुकलेट आपको मिल जाएगा। अच्छा से प्रिपेयर कर लें, 7 से 8 नंबर बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छा से जो है स्कोर कर सकते हैं। 7 से 8 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। और जनरल साइंस तो हम पढ़ा रहे हैं, आगे चल के करंट अफेयर का जो है 9 मंथ का पूरा कवर अप कर देंगे, जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो करंट अफेयर भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा क्या रह गया, जनरल नॉलेज रह गया। जो भी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है उसका भी बुकलेट जो है अभी करेंटली तो है, लेकिन अभी हम नहीं दे रहे क्योंकि अपडेट करके उसको भी आपको अवेलेबल जल्द से जल्द करा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है स्ट्रैटेजी का बुकलेट जरूर ले लेना। प्रोसेस हमने बता दिया है, इंग्लिश में है बुकलेट। आगे बढ़ते हैं। द एल्यूम यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। तो एल्यूम जो यूज़ किया जाता है प्यूरिफाइंग वाटर, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो एल्यूम यूज़ किया जाता है ये बेसिकली कौन सा एल्यूम है? पोटास एल्यूम, अमोनियम एल्यूम, क्रोम एल्यूम या फिर फेरिक एल्यूम। तो इसका सही जवाब है ये है पोटास एल्यूम। ये बेसिकली पोटास एल्यूम जो है ये काम में लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन यूनिक है, कभी कभी जो है कम रिपीट हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में जो है इसे देखा जा सकता है आगे चल के। सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट बी स्टिंग। तो बी स्टिंग बेसिकली मधुमक्खी जब काटती है तो उसमें जो है बी स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है, जिसके वजह से जो है इतना ज़्यादा जलन होता है। इसमें से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बी स्टिंग में जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, तो फॉर्मिक एसिड इसमें सही जवाब है। फॉर्मिक एसिड अगर नहीं रहा तो मिथानोइक एसिड इसका जो है सही जवाब है। ये बिल्कुल देख लेना। तो यहाँ पे जो है एसिड है, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है बेस के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा, जलन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है किससे ट्रीट करते हैं, तो पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो बेकिंग सोडा यहाँ पे जो है ये बेस है। तो बेकिंग सोडा एंड वाटर का जो है पेस्ट को यूज़ किया जाता है और यहाँ पे इसे जो है बेसिकली ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है कि उसके बाद जो है ये न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिलता है। और बी स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये बिल्कुल ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड, जो भी ऑप्शन में प्रेजेंट हो। आगे बढ़ते हैं। कैम्फर कैन इजीली बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो इसे जो है प्यूरिफाई किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से जो है इसे प्यूरिफाई किया जाता है। सब्लिमेशन बेसिकली आपको पता होगा, सब्सटेंस विदाउट ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट हीटिंग। और यहाँ पे क्या होता है, कैम्फोर जो है ये क्या होता है, सब्लिमेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर। और ये क्या है, जो सॉल्ट्स रहते हैं वो दे आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे जो है इसे प्यूरिफाई जो है ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है और कौन से नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है म्यूरेटिक एसिड के रिलेटेड, पार्ट 8 में है, तो बिल्कुल देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और पास्ट जितने भी वीडियोस हैं पार्ट 1 से पार्ट 6 का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उन्हें भी देखना मत भूलना। द प्रोसेस विच कन्वर्ट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू एमोनिया, तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेबर-बोस प्रोसेस इसे जो है कहा जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जो है ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया। तो हेबर-बोस प्रोसेस बिल्कुल पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है और इसे हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग एजेंट जो है ये कौन सा प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर में, तो ब्लीचिंग एजेंट जो प्रेजेंट होता है ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन बना है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट होता है ये होता है क्लोरीन। विच केमिकल इज नोन एज रोमन विट्रॉल, तो रोमन विट्रॉल के नाम से जो है कौन से केमिकल को जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट जो है इसे रोमन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और एक नाम से भी जाना जाता है ब्लू विट्रॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद आयरन जो है, आयरन पेरोक्साइड अगर हम यहाँ पे देखें, आयरन सल्फेट जो है इसे जो है ग्रीन विट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे जो है रेड विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो एक बार इंटरनेट में जरूर सर्च कर लेना, रोमन विट्रॉल ये सब बिल्कुल देख लेना, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रॉल जो है, सल्फरिक एसिड जो है इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, उसी तरह कॉपर सल्फेट जो है इसे रोमन विट्रॉल कहा जाता है, आयरन सल्फेट जो है इसे ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है, कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे रेड विट्रॉल जो है ये कहा जाता है। तो वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 8, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे दिए गए हैं, वहाँ पे जाकर सारे वीडियोस को भी देख लेना। इसके साथ साथ आपको वो बुकलेट भी लेना है स्टैटिक जीके का, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट दिए गए हैं स्टैटिक जीके का, उसे जरूर देख लेना, ठीक है, उसे खरीद लेना। उसके बाद जो है प्रिपरेशन जल्द से जल्द जो है आप स्टार्ट कर दें। जनरल साइंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टैटिक जीके आप अपने तरफ से करें। इसके अलावा हम जल्द ही जो है करंट अफेयर्स का जो बुकलेट है लास्ट 9 मंथ का, जनवरी से लेकर सितंबर, इसे भी जल्द से जल्द आपके लिए ला देंगे, और जनरल नॉलेज का भी बुकलेट जल्द ही आ रहा है अपडेटेड वाला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।